हे स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सिमरन जैन, जो कि आपसे बहुत दिनों के बाद मिल रही है, बट कोई बात नहीं। आज क्या कवर करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग कवर करने वाले हैं पीजीटी केमिस्ट्रीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि किसी ना किसी एग्जाम्स में आपसे पूछे हुए हैं, ताकि आपकी केमिस्ट्री फिर से हम क्या कर सकें, बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकें। तो ये है कुछ क्वेश्चंस जिनको आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए न्यूक्लिक एसिड the sugar units in the furanose form are joined to phosphate through a hydroxyl group of which carbon? तो वो आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स आपके क्या होते हैं, लाइक डीएनए या आरएनए, वहां पर जो आपकी ये शुगर की फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं फ्यूरानोज फॉर्म। फ्यूरानोज फॉर्म वो फॉर्म होती है शुगर की जहां पर उस साइकिल के 5 मेंबर होते हैं, मतलब 5 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग को हम लोग फ्यूरानोज फॉर्म बोलते हैं, और 6 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग को हम लोग पायरानोज फॉर्म बोलते हैं। तो वहां पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, तो वो कार्बन के किस किस नंबर से होते हैं? तो लेट्स स्टार्ट। हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये इसका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिफ्थ कार्बन हमारे यहाँ पर लगा होता है, और इसके यहाँ पर क्या होता है, ये वाला OH ग्रुप होता है, और यहाँ पर क्या अटैच होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब होता क्या है, इसके थर्ड कार्बन पे भी क्या लगा होता है, OH ग्रुप लगा होता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक सेकंड शुगर और प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसके फिफ्थ कार्बन पर क्या लगा होता है, फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो बेसिकली होता क्या है, ये अपने ही शुगर के साथ कार्बन नंबर, अपने ही शुगर के साथ कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, और जबकि किसी दूसरे शुगर के साथ ये थर्ड कार्बन के साथ क्या बनाता है, OH ग्रुप के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो स्टूडेंट्स, आंसर क्या रहेगा आपका? C3 एंड C5 आर द करेक्ट आंसर। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The enthalpies of all element in their standard states are, अगर हम बात करते हैं कितनी भी एंथैल्पीज होती है किसी भी एलिमेंट की अपनी स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है एलिमेंट्री स्टेट, जिस स्टेट में वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले पाए जाते हैं। तो जनरली उन स्टैंडर्ड स्टेट की जो एंथैल्पीज हम लोग कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, 0। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The variation of del H of a reaction with a temperature at a constant pressure is equal to which of the following? देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, डेल एच का वेरिएशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन क्या कहती है कि जो डेल एच का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वो किसके इक्वल होता है, हमारे डेल सीपी के इक्वल होता है। सीपी का मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब होता है हीट कैपेसिटीज, और डेल का क्या मतलब है, हीट कैपेसिटीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये हमारा थर्मो का क्वेश्चन था, और ये भी हमारा थर्मो का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन अभी से पहले हमारे थर्मो के आ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, ये अगेन आपका थर्मो का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस? हाँ जी, आपके एंट्रोपी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंट्रोपी क्या होती है, किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मेजर करने के लिए आपकी क्या है, एक टर्म है जिसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। आपको पता है कि डेल एस सिस्टम किसके इक्वल होता है, हमारी एंट्रोपी के लिए प्लस में सराउंडिंग किसके इक्वल निकल कर आता है, ये हमारा 0 के इक्वल निकल कर आता है। इट मींस जो डेल एस हमारी एंट्रोपी होती है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए किसके बराबर आती है, 0 के बराबर हमारी आती है। किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पोजेस द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? ये क्वेश्चन है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। आपको पता है जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जनरली वो 2 तरह के ज्योमेट्री शो करते हैं। फर्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल एंड द सेकंड वन इज स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल। कैसे बनाता है, इनर और आउटर।
इनर में जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो कैसी आती है, D2sp3, और इसमें कैसी आती है, sp3d2। इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन आती है, D2sp3 और sp3d2 आती है हमारी इसके अंदर। तो आपको पता है कि जो हमारी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कैसे होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो जनरली वीक लिगेंड के साथ बनाते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, पेयरिंग नहीं होती है, और यहाँ पर आपकी पेयरिंग होती है। यहाँ पर आपके वीक लिगेंड्स आते हैं, यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आते हैं। तो देख सकते हैं कि ये एक वीक लिगेंड है, बाकी सब इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। आइए देखते हैं द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो आप kf देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमारी 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट इज रिलेटिव ग्लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड होती है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो हमारी थर्ड वन वाली है ये वो वाली है। तो हम कैसे निकालते हैं, डेल TF इज इक्वल टू में हमारा क्या आता है, KF डॉट मोलैलिटी। ये क्या है, टेम्परेचर है, और KF आपको क्या करना है, निकालनी है इसकी यूनिट, मान लो x मान लेते हैं, और ये कितनी होती है, मोल पर kg, कितनी होती है, मोल पर kg। तो ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, आपका टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन में, केल्विन kg पर मोल, क्या बन जाएगा, केल्विन kg पर मोल। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द EMF ऑफ द सेल इज, हाँ जी, फ्री एनर्जी चेंज बताना आपको पता है। डेल जी का क्या फॉर्मूला होता है, -NFE, क्या होता है, -NFE। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हुआ है, एफ का मतलब होता है फेराडेज कांस्टेंट। ये कितना आता है आपका 96,500, और ई की वैल्यू आपको गिवन है 0.7। एन का चेंज हम लोग देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये कैडमियम से किस में कन्वर्ट हो गया, कैडमियम Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, लूज करे होंगे। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2, और माइनस का साइन आएगा, इट मीन्स प्लस वाले तो हमारे कट गए। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, तो आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, -135.1 किलो जूल क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका किससे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। किससे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ, आपको पीएच निकालनी है HCl सॉल्यूशन की। HCl का कंसंट्रेशन आपको गिवन है, देखिए HCl है, टूट जाएगा किसमें, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। देखिए जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत कम है। इट मींस हमें यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन लेनी होगी, हमें यहाँ पर वाटर की भी कंसंट्रेशन लेनी होगी। तो इट मींस जब भी आप इसका क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे, तो पीएच कैसे लिखेंगे, -log H पॉजिटिव, साथ में H2 का भी लिखेंगे, -log, जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10⁻⁻8, और H2 का कितना होता है, 10⁻⁻7। अगर आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 10⁻⁻8, कितना आ जाएगा, 1, प्लस में ये आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपका, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा आपका 1, और यहाँ पर कितना बचेगा 10। तो जब इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, और अगर आप इसको खोल के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, log 1.1 इंटू 10, 8। हम इसको 7 लिख सकते हैं, हमने 1.1 लिख लिया ना। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 7 माइनस log 1.1। तो log 1.1 की वैल्यू कितनी आती है हमारी, 0.04। तो आंसर क्या आ जाता है, 6.96। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि वो 10⁻⁻8 को डायरेक्ट सॉल्व करके उसका कितना आंसर निकाल देते हैं, 8 आंसर निकाल देते हैं। बट स्टूडेंट्स आपको ऐसा नहीं करना, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। आपको वैल्यू गिवन है, ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट ट्राइसल्फेट, मतलब यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। सबसे पहले तो आप इसको देखिए, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कौन सा लिगेंड होता है हमारा, EN।
कितनी बार दे रखा है? 3 बार। ट्रिस, ठीक है, क्या दे रखा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट के ऊपर कितना कितना ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर है? 3। देखिए जो आपका EN होता है वो एक न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है? +3। अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। अब देखिए सल्फेट के ऊपर क्या होता है आपका? SO4-2। अब जो इसका चार्ज है वो इसके पैर के नीचे ले आइए, और जो इसका चार्ज है वो इसके पैर के नीचे ले आइए। देखिए तो आपको ये आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आपने लिखा कैटायन और फिर क्या लिखा? एनायन। एनायन आपका कौन था? काउंटर आयन। और कैटायन कौन था? आपका कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन करने, बस आपको तरीका आना चाहिए इनको करने का, और ये बिल्कुल फ्री के नंबर आपको देकर जाते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 100। इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द D3। वो कहता है कि D3 का जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होता है, ठीक है, तो उसमें आपको CFC कैलकुलेट करनी है, CFSC कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर हमारी D5 ऑर्बिटल्स होती है उनकी स्प्लिटिंग किसमें होती है? 2 भागों में वो टूट जाती है, 2 भागों में टूट जाती है। एक तो T2G में टूटती है और एक EG में टूटती है, ठीक है। इसको बोलते हैं T2G। जो T2G वाली ऑर्बिटल टूटती है वो -0.4 डेलो एनर्जी से स्टेबलाइज कर जाती है, और जो EG में ब्रेकडाउन होती है वो +0.6 डेलो O एनर्जी से डिस्टेबलाइज कर जाती है। हमारे 3 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? T2G के अंदर है। इट मींस 3 की मल्टीप्लाई 0.4 से करेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे, कितना आएगा? -1.2 डेल O। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन आपका कहाँ से है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द EU। यूरोपियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है। आपको याद रखना है ये कहाँ से क्वेश्चन है? आपका F ब्लॉक से है। सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम। ल्यूटेशियम आपका 71 वाला है, ये आपका 64 वाला है, और ये आपका 58 वाला है। इन 3 एलिमेंट को छोड़कर बाकी किसी के अंदर भी D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, केवल इनमें ही आता है। तो जिसमें D1 आया हुआ है उनको पहले ही काट दो। इसमें 6s0 आ गया, इसमें भी नहीं आता। और ये 4f5 का है नहीं क्योंकि ये 63 हम आपका यहाँ पर आता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f7 6s2। आ जाओ भाई नेक्स्ट। ये आपके जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं D एंड F ब्लॉक का, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीजें, इनमें से डायरेक्ट फ्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे फ्री के नंबर आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको आने चाहिए क्वेश्चंस। मोलिश टेस्ट हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? भाई कार्बोहाइड्रेट के लिए। मोलिश टेस्ट एक बहुत बेसिक टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर क्या डालते हैं हम लोग? हमारा कोई भी फूड सैंपल डाल लेते हैं, कोई भी फूड सैंपल जिसका हमें कार्बोहाइड्रेट टेस्ट लगाना है। फिर उसके ऊपर क्या डालते हैं? H2SO4। अब ये H2SO4 डालने से क्या होता है? ये डिहाइड्रेशन कोज करता है। क्या कोज करता है भाई? डिहाइड्रेशन कोज करता है। क्या डाल देते हैं हम इसके अंदर? H2SO4। फिर उसके बाद हम क्या डालते हैं? अल्फा नेप्थोल। क्या डालते हैं? अल्फा नेप्थोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिएजेंट बोलते हैं। क्या? मोलिश रिएजेंट। क्या बोलते हैं? मोलिश रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलिश रिएजेंट। किसको? अल्फा नेप्थोल को। अल्फा नेप्थोल को ही क्या बोलते हैं? मोलिश रिएजेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4th। अब आगे आ जाइए। अगर रेट कांस्टेंट किसी रिएक्शन का इतना दे रखा है तो देखिए इसको देखकर ही आप बता सकते हैं कि कौन सी है। 0 ऑर्डर के लिए जो हमारा आता है वो क्या आता है? मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो 0 ऑर्डर तो नहीं है। 0 फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है? सिर्फ सेकंड इनवर्स। ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ये आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और एक इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, लिख लीजिए। मोल पर लीटर, ऐसे लिख के आप यहाँ पर क्या करेंगे? 1 - n, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेकंड इनवर्स। ये आप फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। और n की वैल्यू यहाँ पर रखना ऑर्डर। जैसे कि आप यहाँ पर 0 ऑर्डर रखेंगे तो क्या आएगा?
2 रखेंगे तो क्या आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको आना चाहिए, इससे आपका ऑर्डर का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा रेट कांस्टेंट का। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाइए, अज्यूमिंग द कंप्लीट आयनाइजेशन। हमें क्या दे रखा है, इसका कंप्लीट आयनाइजेशन दे रखा है और इसका पीएच निकालना है। अगेन सेम क्वेश्चन है ये आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो देखिए हमें पीएच निकालना है, बट पहले हम इसका पीएच नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पीओएच, क्योंकि बेस दे रखा है। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका दे रखा है, इसको तोड़ दीजिए, कैल्शियम +2 में टूटेगा, साथ में 2OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। अगर एक की कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है तो दो की कितनी दे रखी होगी, 10⁻³ मोलर। अब क्या निकालेंगे, इसका पीओएच निकालेंगे। पीओएच निकालने के लिए क्या करेंगे, -log2 मल्टीप्लाई में 10⁻³ अब ये क्या हो जाएगा, 3 -log2, 3 -log2 की वैल्यू होती है 3 में से 0.3 चले गए तो कितना बचेगा, 2.7। बच्चे कई बार इसका जल्दी जल्दी में आंसर लगा देते हैं 2.7, जबकि गलत है। आपको किस में से माइनस करना है, 14 में से आप 2.7 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 11.3। कितना आंसर आएगा, 11.3। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। वो कहता है कि AgCl के कितने मोल प्रेसिपिटेट करेंगे बाय 1 मोल विद एक्सेस ऑफ AgNO3। अगर इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने की केवल एक ही अप्रोच है, जितने आपको काउंटर आयन दिखते हैं, जितने आपको काउंटर आयन दिखते हैं मतलब ब्रैकेट से बाहर दिखते हैं, उन सबको आप क्या कर दीजिए, प्रेसिपिटेट करवा दीजिए। ब्रैकेट के बाहर सिर्फ आपका एक ही Cl आयन है, तो इसलिए कितने प्रेसिपिटेट होंगे, ये आपके केवल 1 ही प्रेसिपिटेट होगा। आगे देखिए N2 3H2, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये अगेन आपका किससे है, थर्मोडायनेमिक्स से। आपने वेटेज देखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पूछ रहा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ द NH3। आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है जब हम एक मोल मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक मोल कंपाउंड बनाते हैं, किससे बनाते हैं, उसकी फ्री स्टैंडर्ड स्टेट से बनाते हैं। तो उस दौरान पे जितनी भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने अमोनिया बनाया, किस किस से मिलकर बनाया, नाइट्रोजन गैस से मिलकर बनाया और हाइड्रोजन गैस से। कितना बन गया यहाँ पर 2 मोल। हमें बनाना कितना था, 1 मोल। तो कितनी वैल्यू दे रखी है, इतनी। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, -46.2 किलोजूल पर मोल। कितना आ जाएगा, -46.2 किलोजूल पर मोल। ये देखिए, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 99.9 कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। मैं आपका थोड़ा सा चार्ट बनवा देती हूँ, देखना भाई। अगर T 75% आ जाए तो कितना होता है, T 90% आ जाए तो कितना होता है, T 99.9 आ जाए तो कितना होता है, T 99 आ जाए तो कितना होता है, T 99.9 आ जाए तो कितना होता है, और T 99.99 आ जाए तो कितना होता है। अब देखते हैं, T 70 टाइम्स होता है इसका T हाफ का 2 गुना होता है। ये रिलेशन आपको ऐसा याद रखने हैं। ये कितना होता है इसका, 3.33 मल्टीप्लाई में T50 का 3 गुना होता है। ये इसका 6.66 मतलब 6 गुना होता है, और ये इसका होता है 9.99 या फिर अप्रोक्स हम इसको 10 मान लेते हैं। तो 10 टाइम्स किसका होता है, ये T50 का होता है। तो हमारा आंसर पूछा गया है ये कितना होगा, तो ये इतना होगा। और इसका पेपर में आ सकता है कितना, 13.33 मल्टीप्लाई में T50। तो ये पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन किससे था भी, आपका केमिकल काइनेटिक्स से था। किससे था, केमिकल काइनेटिक्स से था। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट है, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नहीं होता, ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक लिखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। और ये भी है, ये भी जो ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ये, क्योंकि ये किसका, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट डैश 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 रिस्पेक्टिवली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताइए।
अब वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थर्मो पे क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हैं 5वां क्वेश्चन है ये थर्मो पे। कितने सारे क्वेश्चन डाले हुए एग्जामिनर ने, थर्मो से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रखे हैं। आओ देखते हैं CH4। अगर मुझे CH4 को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ये मैंने कार्बन सॉलिड ले लिया, साथ में क्या ले ली, H2 ले ली, गैसियस फॉर्म में ले ली, और क्या बना दिया, CH4 बना दिया। क्या बना दिया, CH4। ठीक है, तो जब भी आपको ये फॉर्मेशन वाला निकालना होता है तो आपको क्या करना होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है। बस जो जो रिएक्टेंट का आपका दे रखा है उसमें से माइनस कर दो। ये गिवन है, ये गिवन है, ये कितना कितना गिवन है, इतना ये गिवन है और इतना ये गिवन है। देख लो, कर लो ऐड इनको। देखो माइनस, ठीक है, अब क्या आएगा, माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस है क्योंकि हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस, रिएक्टेंट को प्लस करेंगे। कितने हाइड्रोजन बोल रखे हैं, 2। देखो यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे, 285.8 को। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 571.6, मतलब 571.6 प्लस में ये माइनस में 399.3। बस इनको ऐड करना है आपको, और साथ में क्या है, 890। बस कैलकुलेशन करनी है और इसमें से माइनस करना है क्या, 890.3। ये माइनस है, पहले भी साइन माइनस का है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो आप पहले इसमें से माइनस कर दीजिए इसको, तो कितना बचेगा, ठीक है। अगर आप इनको माइनस करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, -74.8 किलो जूल पर मोल। कुछ नहीं करना आपको, रिएक्टेंट में से माइनस करना है क्या, प्रोडक्ट। बस याद रखना रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस कर देते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करते वक्त आपको रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट माइनस करने हैं। जो जो रिएक्टेंट दे रखे हैं उनके कोएफिशिएंट्स उनको मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्या कर दो, उसमें माइनस कर दो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द लिस्ट एंड लिस्ट टू। देखिए आपको आइडियल सोल्यूशन दे रखा है। ये क्या है आपका आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, या ऐसे सोल्यूट या सोलवेंट को हम ऐड करते हैं जिसके अंदर बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होते। मतलब जो प्योर स्टेट में होते हैं वही आपके आफ्टर कंबाइंड स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं, मतलब दोनों को इंटरेक्ट करने के बाद देखने को मिलते हैं। जबकि नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनका वेपर प्रेशर आइडियल सोल्यूशन मतलब प्योर स्टेट से ज्यादा या कम हमें देखने को मिलता है, उन्हें हम नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, या फिर जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है अगर वेपर प्रेशर बाद में ज्यादा है, इट मींस दैट कि पहले बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी बट दोनों को ऐड करने के बाद पुअर बॉन्डिंग होने की वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है पहले बॉन्डिंग क्या थी, बहुत ज्यादा वीक थी और बाद में बॉन्डिंग उनकी क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, मतलब इंटरेक्शन क्या हो गए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, तो वेपर्स क्या होंगे हमारे बहुत कम रिलीज होंगे। आइए चेक कर लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन बेंजीन एंड टोलिन हमें एक जैसे दिख रहे हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन के लिए आप कर सकते हैं एसीटोन एंड इथेनॉल, एंड ये आपको मिलेगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फोर्थ। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, फोर्थ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसी क्लासेस पसंद आती है और मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज मेरे साथ बने रहें क्योंकि हम यहाँ पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is question number 111। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 111। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द pKa वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड एंड द pKb वैल्यू ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.76 एंड 4.75 respectively. What will be the pH of ammonium acetate solution?
तो वो आपसे पूछता है कि पीएच बताना है आपको किसका, अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन का क्या बताना है, पीएच बताना है। क्या बताना है, पीएच बताना है। क्या विजिबल है, ओके। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका पीएच बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये वीक एसिड है और यहाँ पर हमारा ये वीक बेस है। सो हमें क्या करना है, इसका पीएच निकालना है। पीएच इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 7 प्लस में 1/2 pKa माइनस pKb। ये हम पढ़ चुके हैं। 7 प्लस में 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pKa? pKa की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितनी है, 4.76 माइनस 4.75। स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉइंट भी है, ठीक है। हाँ जी, तो अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.1। कितना आ जाएगा, 0.1। अगर आप 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.05। कितना आ जाएगा, 0.05। और अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7.005 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से, जहां पर आपको वीक एसिड गिवन था और साथ के साथ वीक बेस गिवन था। इस केस के अंदर हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोगों के लिए जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस में 1/2 pKa माइनस pKb। तो आयनिक इक्विलिब्रियम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीजीटी केमिस्ट्री में। होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज द इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। वो कहता है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो आपने पढ़ा है कि विटामिन के जो होता है वो बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो सारे प्रोटीन फैक्टर्स हमारे कहां पर देखने को मिलते हैं, एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हमें 11 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो कि जनरली कौन रिलीज करता है, विटामिन के। तो विटामिन के ही इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा विटामिन के। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113, द एवरेज रेट फॉर द रिएक्शन इज। आपको कोई भी एक रिएक्शन गिवन है और उसमें आपसे पूछ रहा है कि एवरेज रेट हमें गिवन है क्या, 6.79 मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। NO2 का प्रोडक्शन का रेट क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम लोग कभी भी एवरेज रेट लिखते हैं, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं, मान लो मेरे को ये प्रोड्यूस करना है, हमारा ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लिखते हैं। और क्या है, ये प्रोडक्ट है, तो किसके इक्वल आया हुआ है, 16.79 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखिए, अब यहां पर इसकी कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसका क्या निकालते हैं, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस जो ये 4 है ये यहाँ पर चला जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 2.72 मल्टीप्लाई में 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना था, केमिकल काइनेटिक्स में आपको एवरेज रेट लिखना आना चाहिए। जो भी आपका रिएक्टेंट का रेट का कंसंट्रेशन होता है पर यूनिट टाइम आप लिखते हैं, प्रोडक्ट का लिखते हैं, और उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक? हाँ जी स्टूडेंट्स, चलते हैं, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज लाइकली मेटालिक कॉपर इन इट्स कंडक्टिविटी एंड अपीयरेंस। वो बोलता है कि इनमें से कौन सा मेटालिक ऑक्साइड अपनी कंडक्टिविटी में और अपने अपीयरेंस में इन मेटल ऑक्साइड के क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन आपका किससे है, ये क्वेश्चन है आपका डी ब्लॉक से, जहां पर आप इनके मेटल्स के ऑक्साइड पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा रहीनियम का ट्राई ऑक्साइड।
ReO3 का जो मेटालिक स्ट्रक्चर होता है या फिर जो इसकी अपीयरेंस होती है या फिर जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल प्योर कॉपर की तरह हमें देखने को मिलती है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, लर्निंग के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, हाँ जी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीनियर। आपको ये बताना है कि लीनियर का मतलब क्या है। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन आपकी आनी चाहिए। अगर आप बाकी सब में देखेंगे तो देखिए इसमें 4 मॉलिक्यूल है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, केवल हमारे पास कौन सा आयन है? दिस आयन इज नोन एज अजाइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अजाइड आयन। जब N3 नेगेटिव आप लिखते हैं और एक आप लिखते हैं N के ऊपर 3 नेगेटिव, दिस आयन इज नोन एज नाइट्राइड आयन। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्राइड आयन। क्या बोलेंगे? नाइट्राइड आयन। तो अगर आप अजाइड आयन देखेंगे तो इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ आपको इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलता है और ये स्ट्रक्चर हमारा क्या शो करता है? रेजोनेंस शो करता है। तो इसमें इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी? sp आएगी। क्या आएगी? sp। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द अनसैचुरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। वो बोलते हैं कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन को पता लगाना है तो हम लोग किस टेस्ट का यूज करते हैं? तो देख लेते हैं। हेलोफॉर्म टेस्ट तो नहीं होता, हेलोफॉर्म टेस्ट तो मिथाइल कीटोन्स के लिए किया जाता है। बेयर्स टेस्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। बेयर्स टेस्ट का यूज करते हैं टू फाइंड द अनसैचुरेशन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम लोग इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, हम लोग केमेनोफोर रिएजेंट इसके अंदर यूज करते हैं। एस्टर टेस्ट का हम लोग अल्कोहल के लिए यूज करते हैं और हिंसबर्ग टेस्ट का यूज हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? बेयर्स टेस्ट। क्या रहेगा? बेयर्स टेस्ट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट डज नॉट हैव अ सेम साइज। वो आपसे डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स उसने गिवन दिए हुए हैं और वो आपसे पूछना चाहता है कि इसमें से किस एलिमेंट का जो साइज है वो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं 3D, 4D एंड 5D सीरीज के अंदर 4D एंड 5D सीरीज का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये हमें पता है। तो देखिए T जरा हाफ करो, हमने सबने अपनी अपनी लिमोलिक्स लर्न कर रखी है। ठीक है, वे नवाब थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नियोबियम के साथ TA आना चाहिए, ओस्मियम नहीं आना चाहिए। ये भी सही है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, करोड़ मोल वाला। तो ये सब सही है, हमारा नियोबियम के साथ ओस्मियम नहीं आना चाहिए था। तो आंसर क्या हो जाता है? ये रोंग हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 118। विच ऑफ द फ्लोइंग लैंथेनॉइड्स डज नॉट एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MO2 ऑक्साइड्स। जनरली क्या होता है, जितने भी हमारे लेंथेनॉइड्स होते हैं उनकी जो जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकल कर आती है वो क्या निकल कर आती है? +3। बट वो पूछता है कि इसमें से कौन सा +4 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। तो देखना ये हमारे सब क्या है? लेंथेनॉइड्स हैं। अगर आप YB को देखेंगे जिसको यटर्बियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यटर्बियम। यटर्बियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 70 होता है। क्या होता है? 70 होता है। तो 70 की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कितनी आती है हमारी? ज़ीनॉन 4f14 6s2, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो हम इसमें से ये केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यटर्बियम कभी भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां से पेपर में क्वेश्चन आए हैं। तो जो आपके डी ब्लॉक के मेटल्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन आपको आनी चाहिए, जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रखा है। होपफुली स्टूडेंट्स क्लियर होगा। बाकी सभी तीनों एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 119। Which of the following complex does not show the geometrical isomerism? इन चारों में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है? तो स्टूडेंट्स देखिए, ये भी हमारा करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। मैं कैसे पता लगा पा रही हूँ? क्योंकि जो निकल ट्राइक्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर हमारे सारे के सारे लिगेंड सेम है, तो वो सेम ही पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। इट मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कम से कम 2 डिफरेंट लिगेंड तो होने चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए। होपफुली स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला हमारा नहीं करेगा।
क्लियर है स्टूडेंट्स आप सभी को? हाँ जी, चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 120 पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा थर्मो से। कल भी हमने थर्मो के बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। इन ए प्रोसेस कोई प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, 701 जूल ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम। 701 जूल सिस्टम क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम के द्वारा 394 जूल वर्क किया जाता है। तो पूछ रहा है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर आपका बेस्ड है। डेल यू किसके इक्वल होता है, Q प्लस में W। क्योंकि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है तो साइन किस में आएगा, आपका प्लस में साइन आएगा। और क्योंकि वर्क डन के द्वारा, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है तो साइन किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। तो कितना आ जाएगा 394। और जब आप इनको प्लस माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 307 जूल। और आंसर किस में आएगा, प्लस में। किस में आएगा भाई, प्लस में आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द वेकर्स प्रोसेस। हाँ जी, वेकर्स प्रोसेस के अंदर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी, इथीन से हम लोग क्या बनाते हैं, एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कैटलिस्ट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पैलेडियम डाइक्लोराइड। ठीक है, ये आपका कहाँ पर यूज किया जाता है, ये आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन जिगलर-नाटा कैटलिस्ट है। ये FeCl3 है। ये हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, हम एज ए इसको कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। और ये V2O5 है, ये हम कॉन्टेक्ट प्रोसेस के अंदर करते हैं जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, PDCl2। इसका यूज किया जाता है कहां पर, वेकर्स प्रोसेस के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द I3 नेगेटिव आयन यूजिंग अ वेस्पर थ्योरी। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका है केमिकल बॉन्डिंग से। वो पूछना चाहता है आपसे कि I3 नेगेटिव के रेस्पेक्ट में हमारी कौन सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, गलत है। देखिए ये क्या है, I3 नेगेटिव है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक I के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इट मींस यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, तो जब ये स्ट्रक्चर बनाएगा तो कैसे बनाएगा, देखिए ये अपने लोन पेयर यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, I, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, I। यहाँ पर हमारे 3 क्या आ जाएंगे, लोन पेयर, और 2 क्या आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर। क्या आ जाएंगे, 2 बॉन्ड पेयर। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द I2 इज डिसॉल्व्ड इन द एक्वस Ki। ये बिल्कुल सही बात है। ये कब बनता है, जो आपका I3 नेगेटिव है, जब आप I2 की रिएक्शन Ki के साथ करा देते हैं तो ये I3 नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द BrICl नेगेटिव, बिल्कुल सही है। बस यहाँ पर 2 आयोडीन का स्ट्रक्चर, 2 आयोडीन एक्स्ट्रा लगाए हुए थे। यहाँ पर ब्रोमीन एंड क्लोरीन दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ये गेन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी। द सेंट्रल आयोडीन एटम कंटेन्स द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आयोडीन का भी अभी स्ट्रक्चर बनाया है। 3 इसके पास लोन पेयर है, 2 इसके पास बॉन्ड पेयर है, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ना कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का यही सही उत्तर होगा। हाँ जी, आंसर नंबर क्या आएगा, 3rd, जो कि इनकरेक्ट है। ये क्या है, लीनियर है। हाँ जी, बिल्कुल लीनियर है। बॉन्ड एंगल इसका कितना निकल कर आता है, 180 निकल कर आता है। क्योंकि आप सब शेप निकालना सीख चुके हैं। शेप निकालते वक्त कभी भी हम लोग लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर क्वेश्चन ना आया हो। तो स्टूडेंट्स हमें हाइब्रिडाइजेशन तो निकालनी आनी ही चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आइसोमेरिक विद द डाई इथाइल ईथर। अगर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रही थी तो मैंने पूरी की पूरी केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th की पढ़ाई हुई है, जिसके अंदर मैंने 25 लेक्चर को कवर किया था। पूरी की पूरी बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड से लेकर मेटालिक बॉन्ड से लेकर कोवेलेंट बॉन्ड से लेकर, मैंने वहां पर सारे के सारे बॉन्ड्स को डिटेल में कवर किया हुआ, ताकि हर बच्चे को समझ में आ सके। तो आप प्लीज उसको चेक कर सकते हैं केमिस्ट्री के चैनल के ऊपर। हाँ जी, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वो बोल रहा है कि डाई इथाइल ईथर,
हाँ जी, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3 CH2 O CH2 CH3। ये हमारे पास क्या है, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला है। तो पूछ रहा है कि इसके साथ आइसोमेरिक कौन नहीं है। कितने कार्बन है, 4, 3 और 3 6 और 4 10 क्या है इसमें, हाइड्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन। तो एक बार ब्यूटेनॉन के फॉर्मूले को देख लेते हैं जब हम ब्यूटेनॉन बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, ये आ गए आपके, ये 3 और 3 6 और 2 8, स्ट्रक्चर ही, फॉर्मूला ही आपका डिफरेंट हो गया। यहाँ पर कितना आना चाहिए था, C4H10O आना चाहिए था। और आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट इनका तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। बिल्कुल आपको अलग से ही चमकते हुए दिखाई देंगे आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखिए 124, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। वो आपसे पूछ रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब चाहे तो लोवेस्ट लिख सकते हो या हायर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिख सकते हैं। तो आपको पता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेल TF इज इक्वल टू में KF डॉट M इंटू में I। तो ये I जो है ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, वेंट होफ फैक्टर होता है। क्या होता है, वेंट होफ फैक्टर होता है। और आपको पता है वेंट होफ फैक्टर किसके लिए आया था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आया था। जितनी ज्यादा I की वैल्यू होगी, देखिए सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और ग्लूकोज भी, तो ये तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। इसको तोड़ेंगे तो इसके कितने आयन बनेंगे, 2, और इसको तोड़ेंगे तो इसके कितने आयन बनेंगे, 3। तोड़ लीजिए, Ba+2 प्लस में 2Cl नेगेटिव, कितने आयन बन गए, 3। तो जितने ज्यादा I की वैल्यू उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट निकल कर आएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं भाई, कलर बदल लेते हैं। ठीक है, N-हेक्सेन, ये थोड़ा विजिबल नहीं होगा, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। N-हेक्सेन अंडर प्रेशर पास्ड over chromic oxide carried on an alumina support and heated at this give compound। देखिए भाई आपका क्वेश्चन कहां से है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको रिएक्शन दे रखी है। वो बोल रहा है कोई आपका N-हेक्सेन है, क्या है, N-हेक्सेन, CH3 CH2 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 CH3, ये आपके पास क्या है, N-हेक्सेन है। इसको पास करा देते हैं क्रोमिक ऑक्साइड से, Cr2O3 से, और इसके ऊपर एल्यूमिना के ऊपर इसको डाल देते हैं और इसको हीट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्या होगा, सबसे पहले डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और फिर क्या होगा, यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा। तो इट मीन्स आपके क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। पहले यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेशन होगा और फिर यहाँ पर आपका साइक्लाइजेशन होगा, साइक्लिकलाइजेशन होगा। ये आपकी क्वेश्चन आता है जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका, इसका। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार मैं देख लेती हूँ कहाँ पे आगे। एक सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, बेंजीन। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर साइक्लोहेक्सेन लगाकर आते हैं स्टूडेंट्स, वो गलत होगा। देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। आपको पता है ये क्वेश्चन है आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और ऑक्सीडाइजिंग पावर हम निकालते हैं किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से। देखिए फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, Which of the following statement is incorrect for the even elimination reaction। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और यहाँ पर आपसे पूछी हुई है इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको पता ही होगा कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है वो आपकी कैसे होती है। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, जनरली हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मान लो हमारा कोई भी एक एल्काइल हैलाइड होता है, अगर हमें क्या करना है उसको, सबसे पहले क्या होता है उसका आयनाइजेशन होता है। ये हमारा कार्बोकटायन बनता है और ये हमारा कोई भी, मान लो ये मैंने ले लिया,
थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, हैलाइड आयन अलग हो जाता है। इस स्टेप को बोलते हैं आयनाइजेशन स्टेप, और इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर हमारी स्लो स्टेप इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब ये R प्लस क्या करता है, अपना रीअरेंजमेंट करता है। क्या करता है, अपना रीअरेंजमेंट करता है। रीअरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा वाटर आता है, ठीक है, और इसमें से क्या करता है, एक हाइड्रोजन ले लेता है बेस की प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, आयनाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या हो गया ये, और थर्ड स्टेप होता है हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोकैटायन, फ्रॉम कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में आयनाइजेशन होगा, सेकंड स्टेप में रीअरेंजमेंट होगी कार्बोकैटायन की, और थर्ड स्टेप में से कार्बोकैटायन में से हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है, और क्या बन जाती है, हमारी एल्कीन बन जाती है। होपफुली आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म याद आ गया होगा। ये एलिमिनेशन का है, और ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है हमारी, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप। इन दी फर्स्ट स्टेप द एल्काइल हैलाइड डिसोसिएट टू फॉर्म कार्बोकैटायन, बिल्कुल सही बात है। इन दी सेकंड स्टेप द बेस फॉर्म द एलिमिनेशन प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बात है, बेस बनाता है। ए प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए कार्बन दैट इज एडजेसेंट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, जनरली बीटा कार्बन से निकालता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। वो बोलता है द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए बेस इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। वो बोलता है कि नहीं, देखिए जी, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ किसके ऊपर, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो हमारी बेस की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है। बेस तो हमारा बाद में आता है। देखिए, बेस हमारा सेकंड स्टेप रिएक्शन के अंदर आता है, और जब भी हम लोग रेट लो डिफाइन करते हैं तो वो हमेशा किसके लिए डिफाइन करते हैं, स्लो स्टेप के लिए करते हैं। तो ये ऑप्शन जो होगा वो हमारा गलत होगा, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 128 CH3CH डबल बॉन्ड, ये वाला आपको एक कंपाउंड गिवन दे रखा है, नाइट्राइल दे रखा है आपको, और ये हमारा क्या दे रखा है, डाइबोल। क्या दे रखा है, डाइबोल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आपका क्या है, एक रिएजेंट है जो कि नाइट्राइल्स को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बट ये डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी नहीं छेड़ता है, इसकी पोजीशन नहीं बदलता है, बट ये क्या करता है, आपके नाइट्राइल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। डाइबोल क्या है, एक आपका क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट। ये कहां से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपका प्लस आई इफेक्ट से क्वेश्चन है। कहां से क्वेश्चन है, प्लस आई इफेक्ट से क्वेश्चन है। प्लस आई इफेक्ट से आपका क्या है क्वेश्चन है। देखिए, प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो कि परमानेंट क्या होता है, इफेक्ट होता है। ये क्या करता है, परमानेंट शिफ्टिंग कर देता है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और ये कहां पर देखने को मिलता है, जनरली प्लस आई इफेक्ट वही शो करते हैं, वही ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यहाँ पर ऑक्सीजन एज अ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट काम करेगा, ये माइनस आई होगा, ये भी आपका माइनस आई होगा, ये आपका प्लस आई होगा, ठीक है। ये आपका माइनस आई है, ये भी आपका माइनस आई है, और ये आपका प्लस आई है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है आपकी प्लस आई सीरीज से और माइनस आई सीरीज से। जस्ट आपको ग्रुप्स लर्न करने हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि मैम प्लीज आप हमें ये भी करा दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए हर चैप्टर की वीडियो बना सकती हूँ। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। आइए चलते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन सा होगा। आंसर आ जाएगा हमारा क्या, ए और डी। आइए चलते हैं 130 क्वेश्चन के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन इज नॉट कलर्ड। इसमें से कौन सा मेटल आयन कलर्ड नहीं है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मेटल आयन कलर्ड नहीं है। आपको पता है कलर्ड आयंस, कलर कब आता है, जब हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आता है, उसका पैरामैग्नेटिक नेचर आता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जनरली क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। डायमैग्नेटिक या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कभी भी कलर नहीं आता। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 21,
21 से पहले इसमें आर्गन में कंप्लीट क्या होती है, फिलिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर कौन आते हैं, 4s2 और यहाँ पर कौन आता है, 3d1। देखिए स्कैंडियम के ऊपर +3 चार्ज है, मतलब इसके तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं और सिर्फ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंप्लीट आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इट मींस ये कैसा कंपाउंड होगा, कलरलेस। कैसा कंपाउंड होगा, कलरलेस। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 131। 131 तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 131। देखिए हमें क्या गिवन है, यहाँ पर एक अल्कोहल गिवन है। क्या गिवन है, अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, Al2O3 के साथ करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, Al2O3 के साथ करवा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये क्या करता है, ये वाटर को रिमूव करने का काम करता है। ये वाटर को रिमूव करेगा, सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखना स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ CH3 CH2 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 OH। अगर आपका यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, CH2 को यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ से तो आपका OH रिलीज हो गया और यहाँ से एक आपका H रिलीज हो गया। तो ये क्या बन गया, आपका डबल बॉन्ड बन गया और कह सकते हैं कि हमारा क्या बन गया, ब्यूट-1-ईन। हमारा क्या बन गया, ब्यूट-1-ईन। Al2O3 की प्रेजेंस में इसने क्या कर दिया, वाटर को रिलीज कर दिया। अब इसके ऊपर क्या एडिशन कराते हैं हम लोग, Br2। हम क्या करवाते हैं, हेलोजिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हेलोजिनेशन। जब आप इसका हेलोजिनेशन कराएंगे तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH। एक Br आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं और एक Br आप यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या डालते हैं, KOH इथेनॉल। क्या डालते हैं, KOH इथेनॉल। क्या डालते हैं, KOH इथेनॉल। तो ये क्या करवाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाता है। क्या करवाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इट मींस दैट यहां से इनके क्या रिलीज होंगे, HBr रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो जाएगा, HBr आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर कैसा बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कैसा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये सब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये सब यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और आपके पास क्या बचेगा, देखना, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर क्या बचेगा, CH। और इस कंपाउंड को बोलते हैं स्टूडेंट्स ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। तो 1 ब्यूटाइन आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे पास क्या था, OH। Al2O3 की प्रेजेंस में क्या करवाएगा, ये वाटर को रिलीज कराएगा। हमने यहाँ से वाटर को रिलीज कर दिया। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, ब्यूट-1-ईन बनेगा। ब्यूट-1-ईन के बाद हम इसका क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन करवाएंगे। हेलोजिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर हमारा सिन हेलोजिनेशन होगा, सिन एडिशन आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कराएंगे, इसको डीहेलोजिनेशन करवाते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन और आपका हेलोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। Which one of the following explain the fact that orthonitrophenol is more volatile than the paranitrophenol? वो कहता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ज्यादा वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनोल। एक्सप्लेन कीजिए। एक बार दोनों के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, फिनोल ग्रुप प्रेजेंट है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। ये मेरे पास क्या है, फिनोल है और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो पोजीशन क्या, नाइट्रो क्या है, ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जबकि इनके अंदर कैसी होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जब भी हमें क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये एज इट इज पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाता है, आपका वोलेटाइल हो जाता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या होता है, आपका वोलेटाइल होता है। क्या होता है, वोलेटाइल होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 है।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग इज। आप देख सकते हैं थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट है। आइए एक बार थर्ड पीरियड के एलिमेंट हम लोग लिख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कहां से, पोटेशियम से, मैग्नीशियम, सॉरी पोटेशियम नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। आइए चेक करते हैं इसका कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद क्या आता है हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, और लास्ट में हमारा क्या आता है यहाँ पर आर्गन, क्या आता है आर्गन। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर डिसमैच करता है वो तो एक तो इनकी पोजीशन डिसमैच होती है और एक इनकी होती है, ठीक है। ये आगे तक हमारा दे ही नहीं रखा है तो सबसे ज्यादा किसका आएगा, फॉस्फोरस यहाँ पे आएगा, सल्फर यहाँ पे आएगा, मैग्नीशियम यहाँ पर आएगा, एल्यूमिनियम यहाँ पर आएगा। लगा लीजिए भी ऑर्डर, ठीक है। मैग्नीशियम से स्टार्ट कर रखा है यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एल्यूमिनियम, हाँ जी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कौन आएगा, सल्फर, सल्फर के बाद कौन आएगा, फॉस्फोरस। ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये इस ऑर्डर में ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फॉस्फोरस के पास क्या होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये भी क्या होता है आपका एस फील्ड, यहाँ पर कंप्लीटली फील्ड होता है, तो यहाँ से भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पीरियोडिक टेबल से था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव द सेम शेप एंड द बॉन्ड ऑर्डर। अगेन आपका केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं भाई, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर और सेम शेप आपको बतानी है किसकी है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, O3 एंड NO2 नेगेटिव, O3 एंड NO2 नेगेटिव। देखिए ये भी हमारा क्या बनाता है, बेंट शेप बनाता है, इसकी भी बेंट शेप निकल कर आती है और इसकी भी बेंट शेप निकल कर आती है हमारी, ठीक है। दोनों की ही बेंट शेप निकल कर आती है और दोनों का जो ऑर्डर आता है वो कितना आता है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। दोनों का ही ऑर्डर कितना आता है आपका 1.5 ऑर्डर आता है और दोनों की ही शेप निकल कर आती है कैसी, बेंट शेप। इसी तरीके से आप सारे मॉलिक्यूल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन ब्रिंग आउट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ट्रांजिशन मेटल। वो कहता है कि इसमें से कौन सा लिगेंड कॉज करता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल, मतलब कि कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करने का काम करेगा। तो आपको पता है F नेगेटिव आयन की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कॉज करेगा किसी भी मेटल के ऊपर। आइए चलते हैं 136 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 136 क्वेश्चन की तरफ। द CFSC ऑफ D6 कॉन्फ़िगरेशन विद द स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 100। D6 का कॉन्फ़िगरेशन आपको गिवन है और क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपको दे रखे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपको गिवन है। इट मींस ये दो पार्ट में आपका डिवाइड करता है, T2Z के अंदर डिवाइड करता है और EG के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। और क्या दे रखी है, D6। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पर क्या होगी, इनकी पेयरिंग होगी, क्या होगी, यहाँ पर इनकी पेयरिंग होगी। पेयरिंग एनर्जी हमें गिवन नहीं दे रखी, हमें पता है कि जो आपकी T2G ऑर्बिटल होती है वो -0.4 से क्या करती है, स्टेबलाइज करती है, और ये कितने से करती है, +0.6 से क्या करती है, डीस्टेबलाइज करती है। तो हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई हम लोग 0.4 से करेंगे और साइन लगाएंगे माइनस का, कितना आंसर आ जाएगा, -2.4। जीरो नहीं है, पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पेंसिल वर्क नहीं कर रही, तो कितना आंसर आ जाएगा, -2.4। पेयरिंग एनर्जी गिवन होती तो हम यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी भी क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। आइए चलते हैं अपने स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 137। एज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 87, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 87 है तो वो किस ग्रुप से, किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। भाई 86 वाली तो हमारी नोबल गैस है ना, तो नोबल गैस से जो हमारा आएगा अगला एटम जो आएगा तो वो कहाँ पर आएगा, हमारा एस ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है। किसके अंदर आएगा अभी, एस ब्लॉक के अंदर आएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एल्कोहल वेपर पास्ड ओवर ए हीटेड
मेटल कैटलिस्ट कॉपर डज नॉट गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए भाई आपको यहाँ पर एक क्या दे रखा है, कैटलिस्ट दे रखा है कॉपर का, ठीक है, ये आपका रिएजेंट है। एल्कोहल का वेपर क्या है, आपका रिएजेंट है यहाँ पर, मतलब सॉरी ये आपका सबस्ट्रेट है, सॉरी, ठीक है। कौन से अल्कोहल के ऊपर जब हम क्या करेंगे, हैवी मेटल कैटलिस्ट को पास कराएंगे, कॉपर को पास कराएंगे, तो आपको पता है जो सेकेंडरी होते हैं और प्राइमरी होते हैं जनरली वो रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है, जनरली वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं। बट जो हमारे टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो कभी भी आपका ऑक्सीडेशन शो नहीं करते, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें से कौन सा स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसका एटॉमिक नंबर है कितना, 58 आपका। गैडोलिनियम का कितना है, 64, इसका कितना है 63 और इसका कितना है 57। तो स्टूडेंट आप यहाँ से लगा सकते हैं आइडिया की जो सीरियम है वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, शो करेगा, क्योंकि इजिली निकाल देगा अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140 के पर। When the butene is passed through a heated tube through a IUPAC, name of the compound formed is। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगेन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आपसे हाँ जी स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि ब्यूटाइन इज पास थ्रू अ हीटेड ट्यूब। देखिए पहले हम लोग ब्यूटाइन बना देते हैं, ये आपका ब्यूटाइन है। तो अगर हम लोग इसको, इसे कितने मॉलिक्यूल हमें लेने हैं, 3। अगर हम इसको पास कराते हैं किससे, हीटेड ट्यूब से, ठीक है, हीटेड ट्यूब से हम क्या कराते हैं, पास कराते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, हमारी एक रिएक्शन होती है, ठीक है, जब यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, 3 होते हैं, तो ये ऐसे बेंजीन बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हेक्सामिथाइल यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका बेंजीन मिल जाता है, देखो ऐसे, ठीक है, ये 3 और ये सब इसके ऊपर एक एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है ऐसे, ठीक है, एक एक बॉन्ड आप यहाँ पर बना लीजिए। देखिए आपका इस तरीके से क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये एक रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपकी एल्केन और एल्कीन की रिएक्शन है। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वेटेज है, कहीं और से इतनी रिएक्शन नहीं आ रही जितनी एल्केन और एल्कीन से आपकी रिएक्शन आई है। और यहाँ से तो खासकर आ रही है कि एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पे साइक्लाइजेशन कौन सी है, तो आपका क्या बन जाएगा, हेक्सामिथाइल बेंजीन बन जाएगा। KH वैल्यू फॉर द O2 इंक्रीजेज, ये क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन से भाई। वो कहता है कि KH वैल्यू फॉर O2 increases with the increase in the temperature, then its solubility will decrease with the temperature। वो कहता है कि KH की वैल्यू इंक्रीज करती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से, बट सोल्यूबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे। हाँ जी, आपका हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन आपने देखा होगा कि कोई भी आपकी बोतल होती है, अगर हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर क्या होती है, गैसेस फिल्ड होती है हेनरीज लॉ के ऊपर, ठीक है। तो आपने हो कोई भी गैस पानी के अंदर तभी सोल्यूबल होती है जब उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो गैस क्या करती है, आपकी बाहर निकल जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियल फंक्शन ऑफ डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। वो कहता है कि इसमें से जो रेडियल फंक्शन है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए आपके 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक तो रेडियल फंक्शन होता है और एक एंगुलर फंक्शन होता है। रेडियल फंक्शन 2 क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो n के ऊपर और एक l के ऊपर। और जो आपका एंगुलर क्वांटम नंबर होता है, ये आपका है क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। एंगुलर वाला होता है वो डिपेंड करता है आपका l के ऊपर और m के ऊपर, ठीक है। तो बोथ के ऊपर डिपेंड करता है n एंड l। अगर पेपर में इस बार रेडियल फंक्शन आया तो अगली बार एंगुलर फंक्शन भी तो आ सकता है, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं एक बार। टर्मिनल एल्कीन्स गिव द प्राइमरी एल्काइल बोरेन व्हिच ऑन ऑक्सीडेशन विद द एल्कालाइन H2O2 प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल। द अबव ओवरऑल हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अकर बाय द सिस एडिशन। हाँ जी, ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स आपकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, जहां पर आपका एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है और यहाँ पर आपका सिस एडिशन होता है।
क्या होता है, सिस एडिशन होता है। ठीक है, क्या होता है, सिस एडिशन होता है। देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, ये टर्मिनल एल्कीन। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिएगा, मान लो ये मेरे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने क्या ले लिया, एक टर्मिनल एल्कीन ले लिया। क्या ले लिया, टर्मिनल एल्कीन ले लिया। थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। ठीक है, क्या ले लिया, टर्मिनल एल्कीन ले लिया। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रही हूँ, मान लो BH3 के साथ करवा रही हूँ। इसको तोड़ दीजिए, किस किस में टूटेगा, ये BH2 नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा और साथ में क्या टूट जाएगा, H पॉजिटिव। जब आप इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। ठीक है, तो अगर इतना हम कर लेते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर BH2 और यहाँ पर आपका चला जाएगा ये CH2। इतना बन गया। अब इसके ऊपर क्या करवाते हैं, H2O2 का एडिशन करवाते हैं। इट मींस OH नेगेटिव और H पॉजिटिव का यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होएगा। तो यहाँ से ये हट जाएगा और क्या लग जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो क्या बनता है, ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। टर्मिनल एल्कीन गिव द प्राइमरी अल्काइल बोरेन व्हिच ऑन ऑक्सीडेशन विद द अल्कलाइन OH2 प्रोड्यूस द प्राइमरी अल्कोहल। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। द अबव ओवरऑल हाइड्रेशन ऑफ द एल्कीन बाय द सिस एडिशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बोथ स्टेटमेंट A एंड B आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इस बार इस तरह का पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। हाँ जी, देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी मेटल कंडक्टर की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं, ये मेरे पास क्या है, कोई भी मेटल है। क्या है, मेटल है। मैं नीचे से क्या कर रही हूँ, इसको टेम्परेचर दे रही हूँ, इसको नीचे से क्या कर रही हूँ, मैंने हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने की वजह से क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा इनके बीच में रेजिस्टेंस होगी, उतने ही ज्यादा एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस शो होगा, उतनी ही ज्यादा इनकी मोबिलिटी कम होगी। तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसका जल्दबाजी में इसका आंसर लगा देते हैं, इंक्रीज करेगी, बट इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीज करेगी। ये मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 145 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द आयनिक कैरेक्टर। अब देख लेते हैं आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा। जो बॉन्ड हमारा जितना पोलर होगा, जिसके बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर होगा। उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा, आयोनिक कैरेक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी 4 और हाइड्रोजन की होती है कितनी, 2.1। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस इनके बीच में देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द आयनिक रेडियस ऑफ द ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयन। हाँ जी, आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है। मान लो कोई भी लैंथेनाइड है हमारा, कोई भी लैंथेनाइड है, तो लैंथेनाइड सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। तो 14 एलिमेंट में हमारे क्या फिल हो रहे हैं, F ऑर्बिटल फिल हो रही है। क्या हो रहा है, F ऑर्बिटल फिल हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि अलोंग द पीरियड जब भी हम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ता है और एटॉमिक रेडियस हमारी क्या करती है, डिक्रीज करती है। बट ऐसा F ब्लॉक के अंदर नहीं होता, क्योंकि F ब्लॉक के अंदर F ऑर्बिटल पूरी की पूरी क्या हो जाती है, आपकी फिल हो जाती है। फिल होने की वजह से आपको पता ही होगा, दे एक्ट एज अ पुअर शील्डर्स। ठीक है, तो F ऑर्बिटल आपकी क्या होती है, पुअरेस्ट शील्डर होती है। क्या होती है, पुअरेस्ट शील्डर्स होती है। पुअरेस्ट शील्डर्स आपकी F ऑर्बिटल होती है, जिसकी वजह से जो रेडियाई हमारी क्या करनी चाहिए थी,
डिक्रीज करनी चाहिए थी वो क्या कर जाती है हमारी यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द परमिसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n इज इक्वल टू 4 इज। भाई अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? 4 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2n इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर, 2n की वैल्यू को 4 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 16। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? कितने आ सकते हैं भाई? 32 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन हमारे आ सकते हैं। आइए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए, वो सॉरी 148 देखिए। इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl विल बी। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले NaCl के मोल निकाल लो, फिर वाटर के निकाल लो। देखिए मैं पहले NaCl के मोल निकाल रही हूँ। मास कितना दे रखा है? 5.85 दे रखा है आपका, और इसका मास कितना होता है? 58.5 होता है। तो अगर आप दोनों को काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। अगर अब आप मोल्स निकाल लेंगे किसके? वाटर के, तो वाटर का मास कितना होता है आपका? कितना गिवन है आपका? 90, और नीचे कितना होता है इसका? 18। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे? 5। कितने आ जाएंगे? 5। NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको। NaCl का अगर आपको निकालना है तो NaCl के मोल कितने थे? 0.1, और टोटल मोल कितने आ जाएंगे? 5.1। और जब आप इनको काट दोगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 0.0196 इसका मोल फ्रैक्शन आपका निकल कर आएगा। तो स्टूडेंट्स क्लियर होगा आपको ये। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन क्वेश्चन आपका पेरियोडिक टेबल पर है, और यहाँ पर आपका रूल फॉलो होगा कौन सा भाई? स्लेटर रूल। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपको जेड इफेक्टिव निकालना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, सॉरी 3s1, मैं आगे आगे चले जा रही हूँ, ठीक है। क्या आएगा? 3s1, 3s1 आपका आ जाएगा। सॉरी 3s2, 3p6, 4s1 कितना होता है भाई? 19 होता है। सॉरी फॉर दिस। तो वो पूछता है कि इसके ऊपर आपको जेड इफेक्टिव लगा के दिखाना है। तो ये हमारी कौन सी शेल है भाई? nth शेल है। ये हमारी कौन सी शेल है? n-1 शेल है, और इनको हम लोग लोअर सब शेल मानते हैं। मान लो हमने n-2 मान ली, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 गुना में 1, हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। n- के अंदर कितने हैं? 8 मल्टीप्लाई में 0.85 हम कंसिडर करते हैं। तो जब आप इसमें इसको ऐड करोगे, ठीक है, जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 85 की मल्टीप्लाई आप 8 से कर दीजिए, ठीक है। 8 5 जा 40 होता है, 8 8 जा कितना होता है? 16 होता है। 16 प्लस में 4 कितना होता है? 200 डिवाइडेड बाय में कितना आएगा यहाँ पर? 100। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 8 5 जा 40, 8 5 जा 44, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 8 68। क्या कर रही हूँ मैं? सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देती हूँ, मैंने थोड़ा मिस वो कर दिया। 8 की मल्टीप्लाई 0.85 के साथ आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100, 85, 8 5 जा कितना होता है? 40, और यहाँ पर आएगा 8 8 जा कितना होता है? 64, 64 और 8 68, यहाँ पर कितना आएगा? तो कितना आंसर आ जाएगा? 6.8। कितना आ जाएगा? 6.8। और 10 में अगर आप 6.8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 16.8। कितना आ जाएगा? 16.8। और 19 में से, क्योंकि आपसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं? जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है हमारा? 19। जेड डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। सिग्मा कितना है हमारा? 16.8, ठीक है, 16.8। तो 2.2 आंसर कितना आ जाएगा? 2.2। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आपको क्या लगाना था? स्लेटर रूल लगाना था। स्लेटर रूल के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको क्या डिफाइन करना है भाई? इनमें
शेल डिफाइन करनी है, तो ये आपकी आउटर मोस्ट शेल है, ये आपकी उससे n-1 शेल और ये आपकी n-2 शेल है। n-2 शेल के लिए हमारा जो सिग्मा लगता है वो कितना लगता है 1, और n-1 के लिए कितना लगता है 0.85, कितना लगता है 0.85। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 16.8, और 19 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2। Our last question is today's class, which one of the following is the least covalent? यहाँ पर आपका लगेगा भाई फाजान्स रूल, क्या लगेगा भाई फाजान्स रूल लगेगा, और वो पूछता है आपसे लिस्ट कोवेलेंट। आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इंक्रीज करता है, वैसे वैसे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, आइए इनकी स्टेट निकाल देते हैं। अगर एक क्लोरीन के ऊपर -1 है तो दो के ऊपर -2, तो इसकी कितनी आएगी +2, +3, +4, और इसकी निकालेंगे तो कितनी आएगी +5। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है VOCl3 की है, किसकी है VOCl3 की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने टोटल 150 क्वेश्चंस को कवर किया है। 150 तो नहीं कहना चाहूंगी, 60 बोलूंगी, जिसमें से कल मैंने 20 करवाए थे आपको, और आज हमने 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये पीजीटी केमिस्ट्री के थे, एस्टेट के। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके जरूर बताना। अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।